निर्मला जी ने जैसे ही अपनी बहू ऋचा को मारने के लिए डंडा उठाया, ऋचा ने तुरंत ही डंडा पकड़कर निर्मला जी का हाथ फुर्ती से मरोड़ देती है। हाथ मरोड़ते ही चीख पड़ी निर्मला जी, अरे छोड़ छोड़ चुड़ैल, मेरा हाथ टूट जाएगा, छोड़, अरे कोई तो बचाओ, अरे कोई है, कोई तो बचाओ। निर्मला जी की आवाज़ सुन उनके पति संजय जी बाहर से भागते हुए आते हैं। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? पत्नी को बहू के हाथों में दबा हुआ देख संजय जी चुपचाप बाहर जाने लगे तो निर्मला जी चीखते हुए कहती है, अरे अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? मार डालेगी जी चुड़ैल मुझे और मेरे बेटे को, बचाते क्यों नहीं? निर्मला जी की हालत देख संजय ने कहा, कुछ नहीं होगा निर्मला, इतनी जल्दी तुम लोग नहीं मरने वाले हो, जो हो रहा है सही हो रहा है। और भूल गई क्या, तुम ने ही तो मुझे बोला था कि घर के मामलों से दूर रहो, इसीलिए मैं दूर जा रहा हूँ, तुम लोग अपना समझो। कहते हुए संजय जी घर से बाहर चले गए। अब निर्मला जी को समझ में ही नहीं आया कि वह क्या करे, कैसे बहू के हाथों खुद को और बेटे को छुड़ाए। असल में निर्मला जी और आयुष दोनों ही माँ बेटे बहुत ही लालची किस्म के थे और उनके विपरीत संजय जी सादगी भरा जीवन जीना पसंद करते थे। ज्यादा तामझाम उन्हें पसंद नहीं था, इज्जतदार थे, दिखावे में विश्वास नहीं रखते थे। वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे। बड़ी खुश मन से उन्होंने आयुष की शादी ऋचा से की थी। दहेज लेने के नाम पर संजय जी ने साफ साफ मना कर दिया था, उन्हें कोई दहेज नहीं चाहिए था। यहाँ तक कि उन्होंने ऋचा के पापा को बोल भी दिया था कि भाई साहब आप बस हमें अपनी बेटी दे दीजिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर घर में निर्मला जी और आयुष ने बहुत बवाल किया। निर्मला जी और आयुष ने संजय जी को बहुत भला बुरा कहा। निर्मला जी तो संजय जी से नाराज होकर पूरे महीने बात भी नहीं की। उनका कहना था कि लड़के लोग पैदा ही करते हैं दहेज के लिए, तुम जाने कहां से सत्यवादी हरिश्चंद्र पैदा हो गए हो। बताओ, बेटे को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा कर दिया, जिंदगी भर नौकरी करेगा, कमाएगा, जिसकी लड़की आएगी वही तो रखेगी ना। सारे रुपए पैसे उठाकर बैठे बिठाए उसे एटीएम कार्ड मिल जाएगा। जिसकी बेटी है वह तो खुश हो जाएगा, लेकिन लड़के वालों को क्या मिलता है? एक दहेज की ही तो आशा रहती है। एक बार मैं जो दे दिया सो दे दिया, बार बार कौन देता है? और वह भी तुमने मना कर दिया। बस इसी बात को लेकर घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा होते रहते थे। संजय जी की लाख मना करने के बावजूद भी ऋचा के पापा ने अपनी तरफ से वह सब चीज दिया जो एक बाप अपनी बेटी को देता है। रुपए, पैसे, गाड़ी, सामान, किसी भी चीज में कोई कमी नहीं रखी थी। लेकिन फिर भी निर्मला जी का मुंह बना ही रहा था, यह सोचकर कि बिना मांगे तो यह लोग इतना दे दिए। अगर हमने मांगा होता तो मुंह मांगा दहेज तो मिलता। ये सारा कुछ किया कराया आपका है। बस बिन मांगे दहेज देखकर निर्मला जी के मन में लालच आ गया और आयुष था ही पहले से लालची। माँ बेटे की जोड़ी अच्छी बनी हुई थी। कुछ दिनों के बाद ही दोनों ही माँ बेटे मिलकर छोटी छोटी बातों के लिए पैसे ऋचा के पापा से मंगवाने लगे। पहले तो ऋचा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब माँ बेटे का लालच दिन बर दिन बढ़ने लगा तो अब ऋचा को भी बुरा लगने लगा था। उसे खुद अपनी बेइज्जती महसूस होती। बार बार पापा से पैसे मांगते हुए उसने एक दो बार आयुष से कहा भी, आयुष मैं पापा से बार बार पैसे नहीं मांग सकती, मुझे शर्म आती है। इतना सुनते ही आयुष चिढ़ते हुए कहता है, तो कौन सा मैं उसके पैसे नहीं दूंगा, कर्ज ही तो ले रहा हूं ना, दे दूंगा बाद में। बस बार बार आयुष उधार के नाम पर ऋचा के पापा से पैसे मंगवाता रहता। ऋचा के पापा भी मना नहीं कर पाते। आखिर दामाद को कैसे मना करे? बेटी दामाद का सवाल था जिसका फायदा आयुष बखूबी उठा रहा था।
यहाँ तक कि जब घर का गैस सिलेंडर भी खत्म होता तो आयुष ऋचा के पास जाकर बड़े ही प्यार से कहता, ऋचा, गैस एजेंसी तुम्हारे घर के पास में ही है, मैं यहाँ से किसी को भेज देता हूँ, बोल दो अपने पापा को एक गैस भरवा कर दे दें। एक दो बार तो ऋचा ने मना किया, लेकिन आयुष की जिद से उसने अपने पापा को बोल दिया और अब तो जैसे रूटीन बन गया था। जैसे ही गैस खत्म होती ऋचा के पापा ही गैस बेचते थे। इन सब बातों की खबर संजय जी को बिल्कुल भी नहीं हो पाती थी और जैसे ही संजय जी को पता चला तो गुस्से में उन्होंने निर्मला जी और आयुष को खूब खरी खोटी सुनाई। तो निर्मला जी को भी अपना रूप दिखाते हुए संजय जी के ऊपर चढ़ गई। देखो जी, तुम घर के बाहर के मामले देखो, घर के अंदर के मामले देखने के लिए मैं अभी जिंदा हूँ, तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। संजय जी ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, लाख समझाया, लेकिन कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आखिरकार एक दिन जब आयुष ने ऋचा को दोबारा अपने पापा से कुछ पैसे उधार मांगने को बोला तो ऋचा ने आयुष को साफ साफ बोल दिया, आयुष, इस तरह मैं बार बार अपने मायके से पैसे नहीं मांग सकती। इतने सालों से लगातार किसी न किसी बहाने पैसे मांग ही रहे हो, घर के छोटे छोटे काम के लिए भी पैसे मांगते रहते हो। जाने कितने पैसे ले चुके तुम उधार के नाम पर, कभी 1 रुपया भी नहीं दिया। अब मैं अपने पापा से कुछ भी नहीं मांगने वाली, उनके भी खर्च है, उनका भी परिवार है। बस इतना सुनते ही जैसे आयुष बौखला गया। ऊपर से निर्मला जी भी आयुष के गुस्से को बढ़ाते हुए बोली, बेटा देखो तो इसकी जुबान कितनी बड़ी हो गई है, कितना कर्जा ले लिया इसके बाप से, रहती यहाँ पर है, खाती यहाँ पर है, पैसों की गिनती अपने बाप की कर रही है, चर्बी चढ़ गई है इसे। लगता तो कुछ ऐसा ही है माँ, रुक जाओ, अभी मैं इसकी चर्बी निकालता हूँ। कहते हुए चटाक चटाक एक जोरदार का तमाचा खींचकर आयुष ने ऋचा के गाल पर दे मारा। ऋचा को मार खाता देख अब तो जैसे निर्मला जी को और जोश चढ़ गया। मार बेटा मार, और मार इसे, इसकी हरकतें ही मार खाने वाली हैं और यह हाथों की नहीं लातों की भूत है, बातों से नहीं मानेगी। अरे मैं तो कहती हूँ घर से निकाल इसे, जाए अपने उस भिखारी माँ बाप के पास। अब ऋचा से बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। पहले तो थप्पड़ पड़ते ही उसे समझ में ही नहीं आया कि ये अचानक से हो क्या गया उसके साथ, क्योंकि उसने कभी यह उम्मीद नहीं थी कि आयुष कभी उसके ऊपर हाथ भी उठाएगा। ऋचा उन औरतों में से नहीं थी जो पति की मार खाकर सब कुछ बर्दाश्त करके रो गाकर चुप हो जाएगी। आज पहली बार आयुष ने उसके ऊपर हाथ उठाया था, जो ऋचा को बर्दाश्त नहीं हुआ और गुस्से में चीख पड़ी वह अपनी सास के ऊपर। शर्म करो माँ जी, कुछ तो शर्म करो, इतना पाप लेकर कहाँ जाओगी? ऋचा को बोलता देख निर्मला जी ने आयुष से कहा, देख ले बेटा देख ले, इसकी जुबान देख कैसे चल रही है कैंची की तरह, अभी भी इसकी अकल ढीली नहीं हुई। तो कोई बात नहीं माँ, रुक जाओ, अभी ढीली कर देता हूँ इसकी अकड़। कहते हुए दोबारा आयुष ऋचा की ओर लपका और जैसे ही हाथ उठाता उसे मारने के लिए तो तुरंत ही ऋचा ने आयुष का हाथ पकड़ा, जोर से धक्का दिया। आयुष को ऋचा से बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी, संभाल नहीं पाया खुद को और जाकर उसका सिर सीधे दीवार से टकराया। आयुष सिर पकड़ के वहीं बैठ गया। बेटे को चोट लगता हुआ देख घबराते हुए निर्मला जी आयुष के पास भागी। अरे मार दिया रे मेरे बेटे को, मार दिया इस चुड़ैल ने, अरे कोई तो डॉक्टर को बुलाओ। अरे चुड़ैल यही सिखाया है तेरे माँ बाप ने, पति के ऊपर हाथ उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही? चुल्लू भर पानी में डूब मर, इतनी हिम्मत आ गई तेरे अंदर, मेरे बेटे को मारती है, रुक मैं दिखलाती हूँ तेरी अकड़। कहते हुए गुस्से में निर्मला जी पास में ही पड़ा डंडा उठाकर ऋचा के ऊपर लपकी।
अब तो ऋचा के अंदर जैसे साक्षात माँ दुर्गा आ गई थी। जाने कहां से उसके शरीर में इतनी ताकत आ गई थी कि जैसे ही निर्मला जी ने डंडा उठाया, डंडा पकड़ ऋचा ने निर्मला जी का हाथ फुर्ती से मरोड़ दिया। चीख पड़ी निर्मला जी, अरे छोड़ छोड़ चुड़ैल, मेरा हाथ टूट जाएगा, छोड़, अरे कोई तो बचाओ, अरे कोई है, कोई तो बचाओ। निर्मला जी की आवाज सुन उनके पति संजय जी भी बाहर से भागते हुए आते हैं। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? सामने बेटे को गिरा हुआ देख और पत्नी को बहू के हाथों में दबा हुआ देख संजय जी चुपचाप बाहर जाने लगे तो निर्मला जी चीखते हुए कहती हैं, अरे अंधे हो गए क्या, दिखाई नहीं देता? मार डाली मेरे बेटे को, मुझे भी मार डालेगी, बचाते क्यों नहीं? संजय जी ने ऋचा की ओर देखा। आज ऋचा गुस्से में कांप रही थी। समझ गए संजय जी कि आज पानी सर के ऊपर हो गया है। इन माँ बेटे के लिए यह करना जरूरी था। संजय जी ने कुछ ना बोलने में ही भलाई समझी, क्योंकि उन्होंने निर्मला जी से कहा, कुछ नहीं होगा निर्मला, इतनी जल्दी तुम लोग नहीं मरने वाले हो। जो हो रहा है सही हो रहा है, और वैसे भी तुमने ही तो मुझे बोला था कि घर के मामलों से दूर रहो, इसीलिए मैं दूर जा रहा हूँ। तुम लोग अपना संभालो। कहते हुए संजय जी घर से बाहर चले गए। अब निर्मला जी क्या करे, कैसे बचाए खुद को और बेटे को इसके हाथ से? जब हर तरह से निर्मला जी हार मान गई तो कुछ सोचते हुए तुरंत ही गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए बोली, छोड़ दे बहू, छोड़ दे, बेटे को होश में आने दे, मर जाएगा वह। अरे कुछ तो इंसानियत बची होगी तुम्हारे अंदर। तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप है, क्यों अपने बच्चों को पैदा होने से पहले ही अनाथ करना चाहती हो? बच्चे का नाम सुनते ही ऋचा कमजोर पड़ गई। इन राक्षसों के चक्कर में तो वह भूल गई थी कि वह मां बनने वाली है। फिर भी ऋचा ने निर्मला जी को धमकाते हुए कहा, सुन बुढ़िया, यह पहली और आखिरी बार समझा रही हूँ। तुम दोनों माँ बेटे को समझा देना, अपने इस बेटे को भी, कि मेरे से दूर रहे। अगर दोबारा तुम लोगों ने अपनी ये नीच घटिया हरकतें शुरू की मेरे साथ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऋचा के हाथ से छूटते ही निर्मला जी भागती हुई आयुष के पास जाती हैं, उसको उठाती हैं, पानी के छींटे देकर होश में लाती हैं। होश में आते ही आयुष गुस्से में ऋचा को घूरते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ पुलिस बुलाओ, मैं इसे अभी के अभी पुलिस के हवाले करूँगा। हाँ हाँ बुलाओ पुलिस को, देखती हूँ पुलिस किसकी सुनती है, तुम्हारे जैसे राक्षसों की या मेरी। दोबारा से ऋचा को गुस्सा चढ़ गया। ऋचा का गुस्सा देख निर्मला जी डर गई और आयुष को समझाते हुए बोली, नहीं बेटा, पागल हो गया है क्या? उल्टा सीधा केस कर देगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे, पूरे परिवार को जेल की हवा खिला देगी। शांत हो जा, अब यह पहली वाली सीधी सादी ऋचा नहीं है। आज मैंने इसका वह रूप देखा है जो शायद तुमने नहीं देखा हो। अपनी भलाई शांत करने में ही है। नहीं मांगेंगे हम अब इसके बाप से कुछ पैसे। वैसे भी भगवान ने हमें इतना दिया है कि हम अपना खुद ही आराम से खा पी कर रह लेंगे। तू छोड़ सब कुछ, अपने ऊपर ध्यान दे, सब कुछ भूल जा बेटा। अचानक से निर्मला जी का बदला हुआ रूप संजय जी बाहर से खड़े खड़े देख रहे थे। खुद समझदार बनकर और बेटे को समझाते हुए निर्मला को देख मुस्कुरा पड़े संजय जी और आंखों ही आंखों में अपनी बहू ऋचा की ओर देखते हुए इशारों में ही कहते हैं, सही किया बहू, इन दोनों को सुधारने के लिए यही रास्ता सही था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।